फौजी भी बड़े कमाल के होते हैं, बटुए में परिवार छुपा लेते हैं और दिल में हिंदुस्तान। भारतीय सैनिक होना अपने आप में ही एक गौरव की बात है, पर ये गौरव हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भारतीय सैनिक बनना अपने आप में ही एक बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको लगातार मोटिवेट रहना होगा, जुनून की सारी हदें पार करनी होंगी और साथ ही देश के हर नागरिक के प्रति आपको प्रेम भावना रखनी होगी, तभी जाकर एक भारतीय फौजी बन सकते हैं। देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की सेवा में किस तरह केंद्रीय सैनिक बोर्ड काम करता है, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ हैं वारंट ऑफिसर सुरजीत सिंह राघव, एक्स इंडियन एयरफोर्स। आप बड़ोदरा शहर में डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट ऑफिसर हैं। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। आप सबको जय हिंद, और मैं आपके TNN न्यूज़ चैनल के सारे व्यूअर्स को और सारे सभ्य समाज के नागरिकों को अपनी तरफ से और अपने समस्त सैनिक समाज की तरफ से जय हिंद प्रेषित करता हूँ। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड क्या है? जी हाँ, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जैसे कि इसका नाम अपने आप में ही आपको ये बता रहा है कि केंद्रीय स्तर पे सैनिकों के कल्याण के लिए जो संस्था सर्वोच्च संस्था है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है। और मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा आपको ये बताने के लिए कि इसकी स्थापना जो हुई है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, उसका वो कैसे हुई, किस तरीके से ये हम इस स्तर तक पहुँचे और किस तरीके की पॉलिसीज़ अभी फ़िलहाल में बन रही हैं। देखिए, देश आज़ाद हुआ 1947 में, अगस्त 1947 में, और देश के आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने एक छद्म युद्ध देश के ऊपर किया। जम्मू कश्मीर के सेक्टर में कबीलाई अटैक हुआ, उसमें भारतीय फ़ौजों ने बहुत ही वीरता से लड़ाई लड़ी और हमारी काफ़ी सारी बैटल कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारे सोल्जर्स वुंडेड हुए, बहुत सारी बैटल कैजुअलिटीज़ हुई। देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो एक ऐसा महसूस किया गया कि जो लोग इतनी वीरता के साथ माँ भौम की रक्षा के लिए लड़े हैं और प्राण न्यौछावर किए हैं, तो उनके रीसेटलमेंट, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए, कुछ सोचा जाए। तो उस दौरान फिर एक छोटी सी सेल की स्थापना हुई और ये सेल बेसिकली एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर में 1951 में स्टैब्लिश हुआ। इस तरीके का जो सैनिक थे उनकी देखभाल के लिए। सब्सिक्वेंटली 1951 के बाद में हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी धीरे धीरे एक्सपैंड होती गई और ये ज़रूरत और महत्व की होती चली गई। उसके बाद इसी सेल को फिर से एक नया नाम दिया गया, इंडियन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन बोर्ड। पहले बेसिकली आर्मी के सोल्जर्स की लुक आफ्टर के लिए ये सेल इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ी और नेवी की भी इसमें स्ट्रेंथ बढ़ी, तो इसको इंडियन सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन बोर्ड का नाम दिया गया। अभी देश को फिर 1965 और 1971 के दो बड़े युद्ध लड़ने पड़े। उन युद्ध में हमारी सेना ने फिर वीरता के साथ लड़ा और चीन के साथ बेशक हम कहते हैं कि युद्ध के स्तर पे हारे ड्यू टू लेस इक्विपमेंट, बट स्टिल हमारी सेना की वीरता में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने हर मोर्चे पे अपनी वीरता और अपने संसाधनों की कमी के बावजूद चीन के सैनिकों को बहुत बुरी तरह से परास्त करने की कोशिश की थी, मॉरल और मोटिवेशन में और साहस में। वहाँ पे भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई और कैजुअलिटीज़ होने के बाद में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को अगेन टेक्निकली एंड मैन पावर वाइज एक्सपेंशन मिला। तो ये मानिए कि लगभग दर वर्ष 60,000 लोग एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आने लगे रिटायर होके। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप और डायस्पोरा बनता गया पूरे देश में। तब महसूस किया गया कि नहीं, इतने छोटे से स्तर पे सेल से कुछ काम नहीं बन पाएगा। तो 1975 में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्थापना हुई और अभी ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और सब्सिक्वेंटली केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक्सपैंड होता चला गया। ये सेवाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड से डिसेंट्रलाइज होके राज्यों की तरफ आती चली गई। अभी रिटायर होने के बाद में
जो सैनिक होते हैं वो अपने घरों में जाते हैं, वहाँ पे रीसेटलमेंट ढूंढते हैं दोबारा से। तो ये महसूस किया गया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड शायद उतनी अच्छे से सबकी देखभाल एक जगह पे रह के नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 32 राज्य सैनिक बोर्ड बनाए गए। जी जी। उन्हीं 32 राज्य सैनिक बोर्डों के अंतर्गत जिले आते हैं। तो इस तरीके से जिला सैनिक बोर्ड्स का गठन हुआ। तो लगभग देश में इस समय 304 जिला सैनिक बोर्ड्स और 32 राज्य सैनिक बोर्डों के अंदर में काम करते हैं। और एपिक्स बॉडी केंद्रीय सैनिक बोर्ड है जो नई दिल्ली में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करती है। जी सर, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ आती हैं? आप किस तरीके से उनको आप हमारे पूर्व सैनिकों तक पहुंचाते हैं, उनके डिपेंडेंट्स तक पहुंचाते हैं आप? देखिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी प्रोमलगेशन में एपिक्स बॉडी है। वो सैनिकों के वेलफेयर के लिए विभिन्न पॉलिसी बनाती है। और इस कैटेगरी में पूर्व सैनिक, विडोज और पूर्व सैनिक की जो दिवंगत पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नियां हैं वो, ऑर्फन बच्चे, वीर नारी, शहीदों की पत्नियों को बेसिकली वीर नारी का सम्मान से बुलाया जाता है, तो वीर नारी ही बोलेंगे हम। वीर नारी, डिपेंडेंट्स, इन सब की केयर करने के लिए, इन सब के लिए, इनके वृहद वेलफेयर को लुक आफ्टर करने के लिए वेरियस पॉलिसी प्रोमलगेट होती हैं, जो कि नीचे राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट की जाती हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेसिकली केंद्रीय सैनिक बोर्ड करता है, पर उनका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू जिला सैनिक बोर्ड्स करते हैं, सबसे नीचे के स्तर पे। अब मैं आपको कुछ पॉलिसीज के बारे में बताता हूं जिनके थ्रू वेलफेयर देखा जाता है। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, पर 13 प्रोमिनेंट पॉलिसीज आपको मैं बताऊंगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की अभी जो वेबसाइट है वो है www.ksb.gov.in। और इस वेबसाइट के थ्रू बहुत जो पॉलिसीज हैं उनको ऑनलाइन केंद्रीय सैनिक बोर्ड चलाता है और ऑनलाइन इनको किया जाता है। ऑनलाइन रजिस्टर करके they can get the benefits of all these policies. First is the penury grant for non-pensioners up to the rank of हवलदार rank. हवलदार की रैंक से जो लोग रिटायर हुए हैं और किसी वजह से वो नॉन पेंशनर रह गए, तो 65 वर्ष की उम्र के बाद में यदि उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ कमी पड़ती है तो वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन करके पेनवरी में अप्लाई कर सकते हैं और उनको पेनवरी ग्रांट मिलता है। पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, उससे उनका जीवन यापन करने के लिए सहायता मिलती है। सेकेंड इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडो ऑब्लिक डिपेंडेंट ऑर्फन ऑफ ESM अप टू द रैंक ऑफ हवलदार्स। तो जो बच्चे होते हैं एक्स सर्विसमैन के, शहीदों के, ऑर्फन्स हो गए और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो जिनकी की आवक इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये अप टू द रैंक ऑफ हवलदार होता है। देयर आफ्टर 100% डिसेबल्ड चाइल्ड अगर किसी पूर्व सैनिक का है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। देयर आफ्टर डॉटर्स मैरिज, जो बेटियां होती हैं, प्रथम क्रम की 2 बेटियां अगर हैं तो उनकी शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ये भी डायरेक्टली केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे लॉगिन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। आप स्कीम्स बता रहे हैं वो वेबसाइट पे जाने पर पूरा डिटेल में आपको जी हाँ वेबसाइट पे आप जाएंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, तो आप जिस भी वेलफेयर स्कीम पे लॉगिन करेंगे उसमें सारी वेलफेयर स्कीम्स आ जाती हैं। और उस पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम पे जब आप क्लिक करेंगे देन इट विल शो यू व्हाट आर ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उनको किस तरीके से आपको फर्निश करना है। जब एक सैनिक रिटायर होकर आता है तो वो उसको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड में? क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक आगे कुछ आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड केंद्र से पॉलिसीज बनाता है और उनका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की जो पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू निचले स्तर पे जिला सैनिक बोर्ड की होती है। आज जैसे कि मैं जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वसवाट अधिकारी हूं वडोदरा का, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी सैनिक रिटायर होके आएंगे उनका एज ए पूर्व सैनिक रजिस्ट्रेशन करना, उनको आई कार्ड देना, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड हम उनको इशू करते हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं और हमारे स्ट्रेंथ में काउंट होते हैं।
उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। और बेसिकली जिला सैनिक बोर्ड एक जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो वेरियस रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं उनका एक एक्सटेंशन के तौर पे काम करता है जी। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की विभिन्न पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू होता है। ये जितनी भी ये पॉलिसीज मैं आपको पहले बता रहा था, जो स्कीम्स हैं, ऐसी ही स्कीम्स राज्य सरकार की तरफ से भी चलाई जाती हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, बच्चियों की शादियों के लिए, पेन्यूरी ग्रांट, ब्लाइंड चाइल्ड के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, और जो विधवाएं हैं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, अगर उनकी आवक मर्यादा कम है तो। जी सर, ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर है जिस पे डायरेक्टली सैनिक कांटेक्ट कर सकता है? कुछ ऐसा नंबर? जिला सैनिक बोर्ड हर जिले में लगभग एक जिला सैनिक बोर्ड है। गुजरात में थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है सैनिकों की, इसलिए 3-4 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देखता है। अदरवाइज जहाँ पे पूर्व सैनिकों की संख्या ज़्यादा है वहाँ हर जिले में होता है एक जिला सैनिक बोर्ड, और उस जिला सैनिक बोर्ड के में जाके वो किसी भी तरीके की सूचना ले सकते हैं, किसी भी स्कीम के बारे में जान सकते हैं, और वहाँ पे अपनी किसी भी समस्या को प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो कि उनको समाज में या और एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इसका समाधान किसी भी माध्यम से होता है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। केंद्रीय सैनिक बोर्ड में लोग वो अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए आते हैं, और फौजियों को पता है विभिन्न प्रांतों से फौजी आते हैं, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप किस तरीके से टैकल करते हैं उसे? लैंग्वेज की प्रॉब्लम के बारे में तो सबसे पहले ये बताते हैं, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि पूरा हिंदुस्तान आपको मिल जाएगा एक यूनिट में फौज की, तो लैंग्वेज की ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होती है फौजियों को। हाँ, उनके डिपेंडेंट्स लाइक जो घर पे हैं, कभी अगर फौजियों के साथ नहीं रह पाए, जो कि अक्सर होता है कि दुर्गम जगहों पे उनकी तैनाती रहती है, तो वहाँ पे वो परिवार नहीं रख पाते हैं, तो परिवार उनके पीछे रह जाते हैं, वो फिर उतने वेल वर्स नहीं होते हैं राष्ट्रीय भाषा में या अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है जिला सैनिक बोर्ड का जो भी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनको वहीं के लोकल स्तर से लिया जाता है। जैसे कि जिला सैनिक बोर्ड में हमारी जो बाकी कर्मचारी हैं वो सब नेटिव गुजराती हैं, सो दैट लैंग्वेज का कोई इशू ना आए, और क्योंकि वो पूर्व फौजी हैं तो वो सारी भाषाएं, हिंदी इंग्लिश तो वैसे ही जानते हैं, और जो अधिकारी होते हैं उनको भी अगर वो परप्रांत से हैं और उनको गुजरात में अधिकारी बने हैं तो उनको सिविल सर्विसेज के माध्यम से 2 एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं गुजराती के, तो भाषा का कष्ट यहाँ पे दूर हो जाता है। तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं, भाषा की एज सच कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का गठन जैसे आपने कहा कि राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, हर राज्य से सैनिक के परिवार आते हैं, तो आप किस तरीके से उनकी मदद करते हैं आप? जिला सैनिक बोर्ड्स का जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो डिफाइंड है जी। जैसे कि वडोदरा का फॉर एग्जांपल, वडोदरा को 4 जिले दिए गए हैं, आणंद, वडोदरा, खेड़ा और छोटा उदयपुर जी। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनके डिपेंडेंट्स, वीर नारीज, पूर्व सैनिकों की, दिवंगत पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नियां, डिपेंडेंट्स, ये पूरा डायस्पोरा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसके जितने भी वेलफेयर ओरिएंटेड काम हैं, जैसे कि रिटायर होने के बाद में भी बहुत सारे काम होते हैं। अब एक आर्मी में जो जवान जाता है वो लगभग 19 से 20 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 में, तो 17 ईयर्स की एज में रिटायर होकर जब वो आता है 37 में, तो कभी कभी उसको बाहर आने के बाद में शादी करते हैं, कभी कभी शादी कर लिए तो बच्चे बाद में होते हैं, तो इस तरीके के छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम जो कि उसके रिटायरमेंट के बाद में होना है, उसका एंडोर्समेंट उसके रिकॉर्ड में होना है, वो सारे का सारा जिला सैनिक बोर्ड से होता है जी। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा जिला सैनिक बोर्ड जो है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके जो रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनका एक एक्सटेंशन के तौर पे काम भी करता है, रिसेटलमेंट, वेलफेयर एंड एक्सटेंशन टू द रिकॉर्ड ऑफिस। सर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की कार्यशैली किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि अवेयरनेस की कमी होती है, जागरूकता की कमी होती है, और टाइम टू टाइम केंद्र लेवल पर भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, तो किस तरीके से आप उसको जागरूकता आप
लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उनको बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उसको पहुंचे? जी जितनी भी पॉलिसीज़ हमारे पास हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो पॉलिसीज़ जो भी हमारे पास पूर्व सैनिक काम के लिए आते हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, और अगर कुछ नई पॉलिसी आई है तो हम उनको बताते हैं और उनको बोलते हैं कि इस पॉलिसी को आप अपने सभी मित्रों में, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी है, व्हाट्सएप, ईमेल्स चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग इसके साथ में यूज टू हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से इसको आप दूसरों तक फैलाइए। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम करता है हमारा पूर्व सैनिक सम्मेलन। हर वर्ष हर जिला सैनिक बोर्ड को अपने जुरिस्डिक्शन में एक पूर्व सैनिक सम्मेलन करना होता है, और ये जो पूर्व सैनिक सम्मेलन होता है इसमें हम सबको फ़ोन करके, ईमेल, व्हाट्सएप और लेटर के माध्यम से सबको इनवाइट करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड पूर्व सैनिक हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, वीर नारीज हैं, इन सारे डायस्पोरा को बुलाते हैं और उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। वहाँ पे आर्मी से, एयरफोर्स और नेवी से टाई अप करते हैं, जो भी यूनिट वहाँ अवेलेबल है आसपास में, और उनके जो विभिन्न रिकॉर्ड हैं, जैसे कि आर्मी है, आर्मी के लगभग 56 रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं वेरियस रेजिमेंट्स के, उनके एयरफोर्स और नेवी का एक रिकॉर्ड है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ से भी लोग आए, एक रिप्रेजेंटेटिव आए, और वो उस पूर्व सैनिक सम्मेलन में आए हुए हमारे पूर्व सैनिकों, उनके डिपेंडेंट्स और उस पूरे समाज के जो भी ज़रूरी काम है वेलफेयर के, उन सब में जहाँ पे भी स्टकअप हो रहा है उनको मार्गदर्शन दें। और जितनी नई योजनाएं आती हैं, वेलफेयर की नई स्कीम्स आती हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से हम उनका प्रचार और प्रसार करते हैं अपने पूर्व सैनिकों के। जो उस सम्मेलन में नहीं आ पाता है उसके लिए हमारे पास पैम्फलेट्स होते हैं, बुकलेट्स होती हैं, और वो बुकलेट्स और पैम्फलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। प्रोमिनेंट जो लोग हैं, बहुत सारे पूर्व सैनिक संगठन भी चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको काफ़ी सारी बुकलेट्स और पैम्फलेट्स दिए जाएं ताकि ये डिसैमिनेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। एक अपने वडोदरा, अभी तो खैर वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसका नाम है पूर्व सैनिक सेवा परिषद। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए, और हमारे कांस्टेंट टच में रहते हैं, और हम लोग बेसिकली हैंड इन ग्लोव काम करते हैं टैंडम में। तो इस तरीके की जो भी सूचनाएं होती हैं हम पूर्व सैनिक समूहों को भी देते हैं, उनके संगठनों को भी देते हैं, सो दैट उनके पास जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो बताएं, उनको जानकारियां दें। सर, आपने बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ स्कीम्स बताई, पर जब एक फ़ौजी रिटायर होकर जब आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है जॉब की। जी हाँ। तो वो जॉब को लेकर आप किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? क्योंकि एक फ़ौजी को जॉब मिलना बाहर उसके क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके बारे में बताइए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, ये आज की डेट में जो हमारा ऑफिस है गुजरात गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट ऑफिस। जब इनिशियली गठन हुआ था राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड्स का, तो ये बेसिकली बोर्ड्स ही कहलाते थे। अभी भी बोर्ड्स के नाम से जानते हैं, बट वो जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया है। नाउ इट इज कॉल्ड वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट ऑफिस। तो रीसेटलमेंट अपने आप में ये बोलता है कि हम एक रीसेटलमेंट ऑफिस के तौर पे भी काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे पूर्व सैनिक रजिस्टर होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से। ये पूरा एनवायरनमेंट जो है आज की डेट में, दे आर जेम एंड अ बिग रिसोर्स फॉर एम्प्लॉयर्स, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हों। तो ज़्यादातर तो गवर्नमेंट सर्विसेज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है पूर्व सैनिकों के लिए। तो जो कंपटीशन फेस करते हैं पूर्व सैनिक, वो अपने इस रिजर्वेशन को यूज़ करके दे गेट द जॉब। अदर देन दैट, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी मैन पावर हमारे पास प्रोजेक्ट करते हैं, और हम उनको कॉन्स्टेंटली ये बोलते हैं कि जस्ट डोंट आस्क फॉर द सिक्योरिटी जॉब। क्योंकि ये मत सोचो कि एक फौजी जो रिटायर होकर आया है वो खाली सिक्योरिटी जॉब के लिए पर्याप्त है, या उसी के लिए, या लोग ऐसा सोचते हैं कि फौजी वर्दी पहनी हुई थी तो शायद केवल सिक्योरिटी का जॉब करने लायक ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय वायुसेना से जो रिटायर होके लोग आते हैं पूर्व सैनिक,
वो अरबों रुपए के टेक्निकली साउंड एंड मॉडर्न एयरक्राफ्ट को हैंडल कर रहे हैं। C-17, मिराजेस, सुखोईज, ऑल फाइटर्स, 5th जनरेशन फाइटर्स जो हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को जो इंसान हैंडल कर रहा है और इतनी बेस्ट काइंड ऑफ ट्रेनिंग लेके उसने अपना काम किया है, तो उसको केवल ये मान लेना कि वो केवल सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा या उसके लिए बना हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। एक तरीके का इनजस्टिस है उसकी क्वालिटीज के साथ। तो मैं कोशिश करता हूं और अपने सारे स्टाफ एंड दूसरे जो मेरे कलीग ऑफिसर्स हैं उन सब से हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि एम्प्लॉयर्स को एक नो हाउ दो कि हमारे पास क्या रिसोर्स है। बेसिकली डोंट जस्ट आस्क फॉर सिक्योरिटी पीपल, आस्क फॉर अदर मैनेजमेंट ऑल्सो, आस्क फॉर द पीपल हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड, दे कैन डू टेक्निकल जॉब्स। सो और इस तरीके से आ रहा है, ट्रेंड बन रहा है। हाउएवर सिक्योरिटी के लिए अभी भी एक बड़ा बंच सिक्योरिटी के लिए मांगते हैं लोग। सेना जो है वो डिसिप्लिन से चलती है और काफ़ी ऐसा होता है कि टेक्निकल और जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो टोटली डिफरेंट रहती हैं। जी हाँ। तो ऐसे में आप सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए, हर समस्या और कठिनाई अपने साथ कुछ ना कुछ नई सीख दे के ही जाती है। अनेकों ऐसे केस थे जो कि लंबे पत्राचार के माध्यम की वजह से अनसुलझे थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके, लाइक पर्सनली गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद द रिकॉर्ड ऑफिसेज, गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, तो उनको सेटल किया गया। और कॉन्स्टेंटली ये प्रयास किया जाता है कि कोई भी योग्य लाभार्थी अपने हक से वंचित ना रह पाए। आज भी हमारे पास 1986 से पूर्व ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवार वाले आते हैं। मैं थोड़ा आपसे अपील भी करना चाहूँगा ये कि 1986 और 86 के बाद ऐसे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो 86 से पहले रिटायर हुए थे। अब ये लोग जो 86 से पहले रिटायर हुए थे, उस समय पॉलिसी ऐसी थी कि इनको जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिया जाता था रिटायरमेंट के टाइम पे, उसमें इनके जो स्पाउस होता था उसका नाम केवल NOK के तौर पे दर्ज होता था, एज ए फैमिली पेंशनर नहीं। तो आज की डेट में अगर इन्होंने अपनी पत्नी का पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जॉइंट नोटिफिकेशन नहीं कराया है, लाइक उसको जॉइंटली नोटिफाई नहीं किया है पेंशन के हक में, और जैसे दस्तावेज थे वैसे ही रखे हुए हैं, तो इनको बहुत बड़ी समस्या आती है। जब ऐसे सैनिकों की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नियां अपने पेंशन की कार्रवाई के लिए हमारे पास आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है और साल 1.5 साल लग जाता है। जिस समय उनको उनके हक की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय उनका हक सबसे ज्यादा विलंब से मिलता है। तो मैं ऐसे सारे पूर्व 1986 से पहले रिटायर हुए अपने समस्त पूर्व सैनिकों से एक अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि उन्होंने आज तक अपने पेंशन में अपनी स्पाउस को जॉइंटली नोटिफाई नहीं कराया है, तो प्लीज जिला सैनिक बोर्ड में आएं, हमको अप्रोच करें और हम आपका ये काम जितनी जल्दी हो सके करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे फ्यूचर में कभी भी इस तरीके की कोई समस्या परिवार वालों को हमारे रहते हुए और हमारे ना रहते हुए कभी भी इस तरीके की कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि जॉब की बहुत दिक्कत हो जाती है जब रिटायर फौजी आता है, तो कुछ ऐसा जॉब फेयर वगैरह भी आप कुछ कंडक्ट करते हैं या ऐसा कुछ आगे चल के ऐसा कुछ प्लानिंग है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ जो है वो जॉब प्लेसमेंट वगैरह सब ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ऐसा कुछ है जो आप करते हैं? जी हाँ, देखिए हम बेसिकली रिटायर अपने जो पूर्व सैनिक हैं उनकी जितनी भी डिमांड आती है जिस भी सेक्टर से, उसको एज पर द रिसोर्स अवेलेबल विद अस हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों के एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है DGR, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। तो ये जो DGR है ये पूरा का पूरा उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ही बना हुआ है, रीसेटलमेंट के लिए। वो सारा डाटाबेस अपने पास रखते हैं सैनिकों का, अधिकारियों का, और उसके हिसाब से जो भी योग्य वैकेंसी जहां भी क्रिएट होती है
और जो भी एम्प्लॉयर उनसे मांगता है या फेयर्स में फेयर जो जॉब फेयर्स होते हैं उसके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिसैमिनेट करते हैं पूरे के पूरे डायस्पोरा को कि यहाँ पे पुणे में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, आईटी सेक्टर का हो रहा है, मैनेजमेंट सेक्टर का हो रहा है, वहाँ पे जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए एंड दे विल इंटरव्यू यू, दे विल कॉल यू फॉर एम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट मिलता है। अदर देन डीजीआर, एयरफोर्स और नेवी इन दोनों के अपने प्लेसमेंट सेल्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास एक आईएफपीसी है, इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल, और नेवल प्लेसमेंट सेल। ये अपने अपने पूर्व सैनिकों का अलग से देखभाल करते हैं रीसेटलमेंट के लिए। तो इस तरीके से लगभग 4-5 एजेंसीज मिलके पूर्व सैनिकों के रीसेटलमेंट के लिए अच्छे से कार्य करते हैं। जी, मतलब सैनिक जब रिटायर होकर आता है उसे यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्टर करवाए, उसकी जो भी परेशानियाँ होंगी वहाँ सॉल्व हो जाएंगी और उसको जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में उसको अच्छे से जी हाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल, उसको उसका सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो रिटायर होके आए और जैसे ही उसको उसका पेंशन, पे ऑर्डर और डिस्चार्ज बुक और बाकी दस्तावेज मिले, वो जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच करे, वहाँ रजिस्ट्रेशन करे और प्रेजेंट में क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स चल रही हैं, उन सारी स्कीम्स को जाने और अपना वेलफेयर करने की स्वयं से कोशिश करे हमारे माध्यम से। ये हम उम्मीद करते हैं आज के पढ़े लिखे और टेक्निकली साउंड पूर्व सैनिकों से। सर, आपका ऐसा कोई अनुभव जो आपको जिंदगी भर याद रहे? यस, ऑफ कोर्स। 21 साल भारतीय वायुसेना में बहुत अच्छा कैरियर रहा मेरा। इन 21 सालों में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए। बहुत सारे अनुभव हैं, सारे बता पाना तो मुश्किल है इस छोटे से समय में, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारे मिशंस और एक्सरसाइजेस में रहते थे। दे आर ऑल इन माय माइंड, ब्रेन एंड हार्ट। बट एक अनुभव है, मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था AN-32 स्क्वाड्रन में। तो वहाँ से हमारा जो प्राइमरी जॉब होता था वो फॉरवर्ड एरियाज़ कारगिल, श्रीनगर, लेह, थॉइस एंड सियाचिन को कवर करना होता था, एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो उसी दौरान 2008 में साउथ सियाचिन, आपने सुना होगा, सियाचिन बेसिकली 2 पार्ट में है, नॉर्थ सियाचिन एंड साउथ सियाचिन। तो साउथ सियाचिन में एक जगह है दौलता बेग ओल्डी, दैट इज DBO। वो चाइना बॉर्डर से लगभग 11 नॉटिकल माइल की दूरी पे है। तो वहाँ पर एक रनवे ऑपरेशनल करना था, एयर स्ट्रिप। अभी वो एयर स्ट्रिप को ऑपरेशनल करने के लिए हमारे स्क्वाड्रन को टास्क दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही दुर्गम और बहुत ही डिफ़िकल्ट था। रीज़न बीइंग, जो दौलता बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप थी वो दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। 16,500 फीट उसकी ऊंचाई है, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने लैंडिंग शुरू करी स्क्वाड्रन के दूसरे सीनियर पायलट्स वगैरह के साथ में, तो उस दौरान बहुत ही रोमांचक और बड़े मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा रोमांच का अनुभव होता था। एक तो वो कच्ची रनवे स्ट्रिप थी और उस पर हम लोग लैंड करते थे। तो लैंड करने के बाद जब टारमेक पे जाके जहाज़ खड़ा होता था और ऑक्सीजन लगा के हम लोग बाहर घूमते थे और एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करते थे और बाकी सारे काम करते थे, तो एक बहुत रोमांचक अनुभव आता था कि हम लोग इतनी विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप पर लैंड करने वाले पहले स्क्वाड्रन के इंजीनियर्स एंड पायलट्स हैं, नेविगेटर्स हैं, क्रू हैं। और इस रोमांच को मैं सदैव अपने दिल में संजो के रखता हूँ। और वहाँ एक स्पेशल हैप्पीनेस ये भी मिलती थी कि वहाँ पे जो हमारी फ़ौज पोस्टेड है उसको इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती थी हमारे वहाँ लैंडिंग शुरू होने से कि जो काम उनका 4 या 5 दिन में होता था वो काम उनका कुछ घंटों में हो जाता था। तो जैसे ही हम लोग लैंड करते थे उनके चेहरों पे जो स्माइल होती थी वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे दिल में जगह बना गई। तो ये बहुत अच्छा मेरे को उस समय लगा ज़िंदगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फ़ौजी बनना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और सबके भाग्य में ये गौरव नहीं आता है। और
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक फ़ौजी हैं, हमें बहुत गर्व हो रहा है आपके साथ में बात करके। थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, आपसे बात कर रही हूँ मैं अभी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव है ये। नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि इस माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता पा रहे हैं जो कि एक एक इंडिविजुअल को बताई नहीं जा सकती हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को और सिविल समाज को भी पता चलेगा कि एक फ़ौजी के जीवन का, और फ़ौजियों के फ़ौज से आने के बाद में किस तरीके से सरकार भी उनका लुक आफ्टर करने के लिए एक्टिव और तत्पर रहती है। और आप जी का भी धन्यवाद है इस चीज़ में बहुत। ऐसा कहते हैं कि फ़ौजी कभी रिटायर नहीं होता, वो हमेशा फ़ौजी ही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वंस ए सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। या जी, आप इतने वर्षों से इस फील्ड में हैं, आपके अनुभव से और क्या क्या चीज़ें ऐसी ऐड होनी बाकी हैं ताकि और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले? अब देखिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उन तक टाइम से योजनाएं और जो कार्रवाई होनी है वो उनको प्रॉपर पता चले, और योजनाएं उनको पता चलें, कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार उनके लिए बना रही है वो उनको टाइम से पता चले। क्योंकि जब उसको वाकई ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त उसको यदि नहीं पता होगा तो वो बहुत देर हो जाएगी जी। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होगी। जो कुछ भी उसका हक है, जो कुछ भी उसका ड्यू है, वो सब उसको टाइम से मिले। इन सब को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, लाइक हमारा छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा है, ये ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें काफ़ी सारे। अभी इस ट्राइबल बेल्ट में जो हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं या उनकी दिवंगत पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नियां रहती हैं, उन लोगों तक हम अपनी सूचना को किस तरीके से पहुंचाएं, इस पे मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूं इसको आसानी से पहुंचाया जा सके। जैसे कि हमारे आसपास में जो पूर्व सैनिक हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं और उनसे हम कहते हैं कि वो जहां भी रह रहा है और जितने भी लोगों को जानता है उन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और वो व्हाट्सएप ग्रुप हमको भेजे। हम फिर उसको अपने पूल में ऐड करेंगे और इस तरीके से हम सूचनाएं पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ज़रूरी जानकारियां पहुंचाएंगे, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे पास जो इन्फ्लक्स ऑफ पूर्व सैनिक हैं वो बढ़ गया है। हमने एक रजिस्टर ओपन किया, उसमें एवरीडे हम मॉनिटरिंग करते हैं कि हाउ मेनी केसेस वी आर सॉल्विंग। एंड टू बी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं और मेरी टीम ऑलमोस्ट एवरी डे वी ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द केसेस कमिंग डे टू डे बेसिस पे। जी। अवेयरनेस की कमी है और उस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। या जी बिल्कुल। सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए तो सरकार ने केंद्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जिले के स्तर पे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। बाकी ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में नहीं है जिसके लिए रिटायर होने के बाद एक कल्याण के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया हो। तो सरकार और देश को अपने सैनिकों के ऊपर कितना गर्व है और कितना उनकी चिंता है, ये इस बात से साफ जाहिर होती है कि उनके कल्याण के लिए। लेकिन जहाँ कहीं भी जो लोग बैठे हैं वो ये सोच के काम करें कि ये सब हमारे ब्रदर्स इन आर्म हैं और शायद हम जो तनख्वाह पा रहे हैं वो इनके कल्याण के लिए पा रहे हैं, इनके लिए काम करने के लिए पा रहे हैं। और जिस पद पे बैठे हुए हैं इस पद का पूरा सदुपयोग उनके कल्याण के लिए किया जाए, उनके भलाई के लिए, उनकी जीवन को सहूलियत प्रदान करने के लिए किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जी। एनकरेजमेंट और मोटिवेशन उनको मिलता रहेगा कि हाँ, ये जो संस्था बनी हुई है वाकई ये हमारा ध्यान रखती है, यहाँ पे लोग हमारे लिए बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की जब भावना उनके अंदर आएगी तो वो थोड़ा खुल के अपने आप आएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे और उनका समाधान मिलेगा उनको। जी बिल्कुल। फौजी के परिवार की सहायता करने का सौभाग्य आपको मिला है, कितना गर्व महसूस करते हैं आप? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। काफ़ी सारे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ऑप्शंस थे बहुत अच्छे दूसरे जॉब्स के भी, बट जब मैंने इस जॉब के बारे में सुना कि मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, देन आई अप्लाइड फॉर दिस, आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई जॉइंड इट एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि जब हम वर्दी में थे
तो वर्दी वालों की मदद करते थे और अपनी खुद की मदद करते थे। उससे ज़्यादा प्राउड अभी महसूस होता है कि वर्दी छोड़ने के बाद भी हम अपने उन भाइयों की, उनके परिवारों की और अपने उन शहीदों के लिए, उनके वीर नारियों के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर पाते हैं, जब हम घर जाते हैं और घर जाने के बाद थोड़ा शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो लगता है कि शायद आज बहुत ही सफल दिन गुजार के आए हैं, अपने वक्त का सबसे ज़्यादा सदुपयोग किया है, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सही दिशा दे के हम काम कर रहे हैं। ये जो एहसास है, इस रिवॉर्ड को किसी भी और दूसरे रिवॉर्ड से तुलना की ही नहीं जा सकती, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू सो मच। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ज़रूर हमारे पूर्व सैनिकों तक ज़रूर पहुँचेगी और इसका ज़रूर वो लाभ लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मैं खुद आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड बेसिकली आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड दान की राशि से ये सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। जी जी। एक सेंट्रल आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड और एक राज्य स्तर पे आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड, हिंदी में उसे बोलते हैं सशस्त्र सेना ध्वज भंडार। जी। तो इसमें हम पूरे सिविल समाज, पीएसयूज, विद्यालय, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, प्राइवेट पार्टनर्स, पब, सबसे अपील करते हैं कि इसमें उदार हृदय से दान करें, क्योंकि ये दान सीधे के सीधे फौजियों के लिए, शहीदों के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन्होंने भी काम किया है उनके कल्याण के लिए इसका सदुपयोग सदैव होता है और वो इसमें जितना अधिक योगदान करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और उत्सर्जन किया जा सकेगा। सर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें? इसमें आप जिला सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सीधे एक पॉप फ्लैश होता है, उसमें वो अकाउंट फ्लैश होता है उनका, उसमें डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड का जो हमारा आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड है उसमें डोनेशन के लिए आप चेक, कैश जिस तरीके से भी देना चाहें वो हमें दे सकते हैं। स्ट्रेट वे उसकी रिसीट दी जाती है आपको और एक ऑफिशियल लेटर दिया जाता है थैंक्स का, उसके बाद वो आपका जमा हो जाता है। और हर कैटेगरी के लाइक विद्यालय हैं, सरकारी, गैर सरकारी, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सब डोनेट करते हैं। तो इनकी अपनी अपनी कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी में जो भी टॉप 3 डोनर्स होते हैं उनको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं। उनके द्वारा फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसमें हम लोग एक सभा आयोजित करते हैं और वहाँ पे उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, मोमेंटो देते हैं और ट्रॉफी देते हैं जो कि कलेक्टर की तरफ से दी जाती है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, सेम हियर, इट्स अ प्लेजर टू हैव इंटरव्यू विद यू। थैंक यू। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, ज़मीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। भारतीय सैनिकों की वीरता, शौर्य और साहस के सामने दुश्मनों ने हमेशा अपने घुटने टेके हैं। देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों और वीर नारियों को प्रणाम। जय हिंद।